So in the previous class, we studied about the introduction part of the cash flow statement, cash flow analysis, and after that in the format we studied this first heading. First of all, we studied that is cash flow statement is divided into total 4 categories. The first one is known as operating activities, the second is known as investing activities, the third is known as financing activities, and the last one is cash and cash equivalent. और एक चीज मैं बता दूं, ये सीक्वेंस ऐसे ही रखना है, करना तो एडलेस ही है, लेकिन आप ऐसा कभी मत कर देना कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद में पहले फाइनेंसिंग लिख दिया फिर इन्वेस्टिंग लिख दिया, नहीं, सीक्वेंस इनका फिक्स रखना है। सबसे पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग और चौथा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो टोटल 4 कैटेगरीज में हमने डिवाइड कर दिया फॉर्मेट को। इसके बाद में जो फर्स्ट आपका है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को भी हम 4 सब हेडिंग्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मेट में हो सकता है थोड़ी ज्यादा हेडिंग्स लिखी हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उस पर आप ध्यान दें। तो सबसे पहला आपके पास में मैंने बताया, पहली सब हेडिंग का नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमने वर्किंग नोट बना के कैलकुलेट करना सीखा, जिसमें आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स वर्ड को याद रखें। और सेकंड हेडिंग आपकी होगी, सेकंड हेडिंग का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सेकंड सब हेडिंग बता रहा हूं मैं आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ही। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टोटल 4 सब हेडिंग्स हमें देखनी है। सबसे पहली सब हेडिंग का नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स और दूसरी सब हेडिंग का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे आने के लिए आपको क्या करना है, आपको करने हैं एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जो कि आपको यहाँ पे दिखा रही है। कुछ चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर रखी हैं और कुछ चीजें हमने यहाँ पे लेस कर रखी हैं। बहुत सारी आइटम्स लिखी हुई हैं, लेकिन मेनली आपको कॉन्सेंट्रेट जो करनी है 5 आइटम्स पे करना है। ठीक है, ये 5 आइटम्स मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखेंगे, क्योंकि सारी चीजें देखिए टाइप करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं जो चीजें बोल रहा हूं आप या तो लिखिए या फिर ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए। ऐड करने के लिए मैं चीजें बता रहा हूं। सबसे पहला आप ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन। यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नहीं देखना है आपको, अभी आपको जो मैं बोल रहा हूँ 5 आइटम्स आपको मेनली माइंड में याद रखनी है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मेनली 5 आइटम्स को ध्यान रखना है। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन एंड डिबेंचर्स, तीसरा एनी सॉर्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ और एनी सॉर्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड, है ना। वैसे हम जो टेंजिबल एसेट होते हैं उनके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज करते हैं और जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उनके लिए वर्ड अमोर्टाइज यूज करते हैं। बट कुछ भी आप देख लीजिए, इंटेंजिबल एसेट अमोर्टाइज्ड और इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, फिर आपको एक याद रखना है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर आपका कोई यहाँ पे एक आइटम और आप याद रख सकते हैं, दैट इज नहीं 4 हुए। देखिए, पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा आपका इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, तीसरा आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड डिवेंचर्स, चौथा आपका होगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, और एक आप याद रख सकते हैं एनी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और एनी फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, मेन ये चीजें आपको याद रखनी है। 5 चीजें मैंने आपको बताई, डेप्रिसिएशन, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, इंटरेस्ट और इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिवेंचर, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, एंड अगर कोई फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ है तो वो। ये चीजें ऐड करने के लिए मैंने बताई। जो मैंने बताया वही यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा हुआ है, देखिए। सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, फिर गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज्ड, यानी कि इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ है अगर कोई, तो वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिवेंचर, यानी इन दोनों को मैंने एक ही कैटेगरी बता दिया आपको, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड बैंक लोन। अब वो बैंक लोन चाहे शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, वो सभी उसमें इंक्लूड हो जाता है। फिर आपको मैंने बताया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसके साथ में याद रखना लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट दोनों चीज लेते हैं। अगर कोई फिक्स एसेट को सेल किया है उस पर लॉस है वो भी यहाँ पे ऐड होगा, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया उस पर लॉस है तो वो भी ऐड होगा। और एक आइटम और यहाँ पे दे रखा है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं, इन केस एनी इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज देयर, सो वो भी यहाँ पे आपको ऐड करना है। अब जो चीजें आपने यहाँ पे ऐड की हैं उन्हीं के आप अपोजिट आ जाए तो वो लेस हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे आपने ऐड किया था क्या, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड डिबेंचर्स, जो बैंक लोन पे आपने इंटरेस्ट था उसको आपने ऐड किया था। तो सपोज मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन क्या था आपका, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आपका एक्सपेंस था जिसको आपने यहाँ पे ऐड किया है। तो
तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो क्या होना चाहिए, वो आपका लेस होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट इनकम एंड डिविडेंड इनकम, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड वो लेस कर दिया। दूसरा, यहाँ पे आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट को ऐड किया था। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट को अगर आप ऐड कर रहे हो, तो अगर कोई गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट होगा तो वो लेस होगा, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आपने ऐड किया, तो डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होगा, तो वो क्या होगा, वो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर से मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आपको जो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, उसके लिए ऐड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 5 चीजें अपने माइंड में रख लीजिए। पहला डेप्रिसिएशन, दूसरा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड डिबेंचर, तीसरा इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, चौथा फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ, और पांचवा आपका रख सकते हैं अपने माइंड में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। ये 5 चीजें ध्यान रखिए, ऐड करने की, लेस करने वाली ऑटोमेटिकली उससे बन जाएंगी। कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में, कोई डाउट, कोई क्वेरी? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब आप ये एडजस्टमेंट कर दोगे, तो आपके पास में हेडिंग नंबर 2 आ जाएगा, जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये आपके पास में सेकंड हेडिंग आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टोटल कितने हेडिंग्स हैं? टोटल 4 सब हेडिंग्स हैं, जिसमें से सबसे पहले का नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और दूसरे का नाम हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। क्या लिखा है इसने? बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस लिखा है ना। इसका मतलब क्या है कि अब हम जो एडजस्टमेंट करने वाले हैं वो हम वर्किंग कैपिटल के लिए करने वाले हैं। वर्किंग कैपिटल के कितने कंपोनेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स? वर्किंग कैपिटल के टोटल 2 कंपोनेंट्स होते हैं, नाम बताइए जल्दी से। करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। वेरी गुड। तो बस करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी से ही डील करना है। आप सब जानते हैं कि करंट एसेट में क्या क्या आता है और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन करंट एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, चेक एंड ड्राफ्ट इन हैंड, ये वाली चीजें, जो चीजें हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले ली थी, वो चीजें यहाँ पे करंट एसेट्स में नहीं लेनी है, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए मैंने आपको बताया था, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो बैंक ओवरड्राफ्ट अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का पार्ट है तो करंट लाइबिलिटीज में उसको नहीं लेना है। बाकी सारी आप चीजें जानती हैं, जैसे कि करंट एसेट की बात करूं तो हो गया डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, ये चीजें क्या होगी आपकी, ये आपके करंट एसेट हो गया। और करंट लाइबिलिटीज में बात करें तो क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, ये आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये आपके करंट लाइबिलिटीज हो गई। तो आपको अब एडजस्टमेंट करना है किसका, क्योंकि ऊपर हेडिंग लिखा हुआ था बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है तो ठीक है, हम वर्किंग कैपिटल के लिए कर देते हैं। बिफोर वर्किंग कैपिटल था तो वर्किंग कैपिटल के लिए हम कर देते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आप क्या लेंगे, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को आपको ऐड करना है और लेस करना है। यहाँ पे अभी स्क्रीन पे आपको ऐड का नजर आ रहा है, बाद में लेस वाला भी है, इसमें ऐड करना है और लेस करना है। अब कौन से करंट एसेट्स को ऐड करना है और कौन से करंट लाइबिलिटीज को लेस करना है, उसके लिए आप मेरा एक एक्सप्लेनेशन सुनिए कंसंट्रेशन से, तो आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा कि कौन से ऐड करने, कौन से लेस करने हैं। पहली बात, जो कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन है, जो कोई भी ऐसा करंट एसेट या करंट लाइबिलिटी है विच रिजल्ट्स इन इनफ्लो ऑफ कैश, जिसकी वजह से कैश आ रहा है, क्या करोगे, उसको ऐड करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है। और अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से कैश जा रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। अब ये सोचिए कि कौन से ट्रांजेक्शन में कैश इनफ्लो होता है और कौन से ट्रांजेक्शन में कैश आउटफ्लो होता है। तो उसके लिए एक सिचुएशन सुनिए। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपका स्टॉक दे रखा है 10,000 रुपीज का, और करंट ईयर में आपका स्टॉक है से फॉर रुपीज 7,000 का। प्रीवियस ईयर में आपको इन्वेंट्रीज दे रखा है 10,000 का, और करंट ईयर में आपका इन्वेंट्री है 7,000 का। तो ये 3,000 का इन्वेंट्री कहां चला गया, सीधी सी बात है, सेल कर दिया होगा। तो अगर आपने इन्वेंट्री सेल किया, अगर आपने स्टॉक ऑफ गुड्स को सेल किया, तो पैसा आया या गया? अगर आपने इन्वेंट्री सेल किया है, अगर इन्वेंट्री में डिक्रीज हुआ है, इन्वेंट्री में डिक्रीज हुआ यानी कि आपने इन्वेंट्री को सेल किया, इन्वेंट्री को सेल किया, इसका मतलब इनफ्लो ऑफ कैश, और इनफ्लो ऑफ कैश को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। देखिए अपनी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री और स्टॉक इज एडेड, ये लिखा हुआ ऐड में लिखा हुआ है इसको, ठीक है। तो इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा याद रख लेना कि जैसे सर ने बताया था कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री हम ऐड करते हैं, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री के हिसाब से डिक्रीज इन एनी करंट एसेट,
डिक्रीज इन इन्वेंट्री को जैसे हमने ऐड करने का मैंने कॉन्सेप्ट बताया, तो करंट एसेट कोई भी डिक्रीज होता है तो वो सारे ऐड होंगे, चाहे वो डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स हो, डिक्रीज इन एक्रूड इनकम हो, या डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस हो। कोई भी करंट एसेट होगा उसमें अगर डिक्रीज होता है तो वो ऐड होगा। क्यों? क्योंकि मैंने स्टॉक का बताया, अगर स्टॉक प्रीवियस ईयर में 10,000 था, अभी 7,000 रह गया, यानी डिक्रीज इन स्टॉक हुआ। डिक्रीज इन स्टॉक का मतलब है आपने स्टॉक को सेल कर दिया होगा, सेल करा मतलब कैश आया होगा आपके पास में, कैश आया यानी इनफ्लो ऑफ कैश, तो इनफ्लो ऑफ कैश है तो फिर ऐड करना चाहिए, तो हमने डिक्रीज इन इन्वेंट्री को ऐड किया। और इन्वेंट्री क्योंकि करंट एसेट होता है, तो एक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया कि डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन करंट एसेट को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए एक बात बताइए, अगर आपने डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया है तो इंक्रीज इन करंट एसेट होगा तो क्या करोगे? सिंपल सा सर लॉजिक लेस है। कर देंगे। अगर इंक्रीज इन करंट एसेट आ जाए तो लेस कर देना, सिंपल सा। उसके लिए भी सेम इन्वेंट्री वाला लॉजिक रखना अपने माइंड में, कोई ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। अगर प्रीवियस ईयर में 10,000 रुपीज का इन्वेंट्री है और करंट ईयर में मेरा इन्वेंट्री 15,000 दे रखा है, प्रीवियस ईयर में 10,000 का है और करंट ईयर में 15,000 दे रखा है, तो ये इन्वेंट्री में इंक्रीज कैसे हो गया? ऑब्वियसली मैंने इन्वेंट्री और परचेज किया। अब परचेज किया तो फ्री में तो मिलेगा नहीं, कैश में परचेज करके लाओगे यानी कैश जाएगा। इन्वेंट्री में इंक्रीज हो रहा है यानी कैश जा रहा है, यानी कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है आउटफ्लो ऑफ कैश, और आउटफ्लो ऑफ कैश है तो माइनस करेंगे। ठीक है, तो बस जैसे इंक्रीज इन इन्वेंट्री का आपने बताया, तो इसी तरह से बाकी सारे करंट एसेट में भी अगर इंक्रीज होता है तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, ये बताया मैंने आपको किसके लिए, डिक्रीज इन करंट एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने हेडिंग नंबर 2 कैलकुलेट किया, हेडिंग नंबर 2 का सब हेडिंग नंबर 2 जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। तो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल के दो कंपोनेंट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एडजस्टमेंट करना है, जिसमें करंट एसेट में मैंने आपको बताया ऐड करना है और लेस करना है। कौन सी करंट एसेट को आप ऐड करोगे? डिक्रीज इन करंट एसेट को आप ऐड करोगे, और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी को आप लेस करोगे। तो अब इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो अगर आपने डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया है तो ऑब्वियस बात है इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी ऐड होगा, है ना, वो अपोजिट हो गया ना इसके। अगर करंट एसेट का डिक्रीज आपने ऐड किया तो करंट लायबिलिटी का इंक्रीज वो भी ऐड करना है। ठीक है, दोनों उसके अपोजिट हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सिर्फ एक चीज अपने माइंड में याद रख लेना कि सर ने इन्वेंट्री बताया था कि इन्वेंट्री में अगर इंक्रीज होता है तो पैसा जाता है, और पैसा जाता है तो हम उसको लेस करते हैं। ठीक है, सॉरी, एग्जैक्टली। और अगर इन्वेंट्री में डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ यानी कि हमने सेल किया, सेल किया यानी पैसा आया, पैसा आया है तो हम उसको ऐड करेंगे। अगर हमने डिक्रीज इन करंट एसेट को ऐड किया है तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी जो उसके अपोजिट होता है, करंट लायबिलिटी करंट एसेट के अपोजिट होता है, तो अगर डिक्रीज इन करंट एसेट को आप ऐड कर रहे हो तो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी ऐड ही होगा। ठीक है, और इंक्रीज इन करंट एसेट होता है तो वो लेस हो जाएगा, और इंक्रीज इन करंट एसेट, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूं आगे। आवाज तो क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। देखिए, तो जैसे कि मैंने बताया कि आपको इंक्रीज इन करंट एसेट अगर है तो वो आपको लेस कर देना है। अब इंक्रीज इन करंट एसेट को अगर आपने लेस किया है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऑटोमेटिक बात है उसके अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका लेस हो जाएगा। फिर से मैं डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी के लिए भी एक और कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स गिवन है 2019 के रुपीज 20,000 के, 20,000 के क्रेडिटर्स आपको गिवन है प्रीवियस ईयर में, और करंट ईयर में आपके क्रेडिटर्स रह गए 18,000। प्रीवियस ईयर में 20,000 के क्रेडिटर थे, करंट ईयर में सिर्फ 18,000 रह गए, तो ये क्रेडिटर कम कैसे हो गए? ऑब्वियस बात है, थोड़े से क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दिया होगा इसलिए कम हो गए। पेमेंट किया, डिक्रीज इन क्रेडिटर पेमेंट की वजह से, पेमेंट किया यानी कि आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया, तो आउटफ्लो ऑफ कैश है तो लेस होना चाहिए। तो ये देखिए डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स यहां पे लिखा हुआ है, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स यानी कि डिक्रीज इन क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, उसको हमने क्या कर रखा है, उसको हमने लेस कर रखा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर कब कम होंगे? जब उनको पेमेंट करेंगे। पेमेंट कर रहे हो तो कैश आउटफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है तो लेस करना है। और ये चीजें जब आप कर देंगे तो आपके पास में हेडिंग नंबर 3 आ जाए, सब हेडिंग नंबर 3 आ जाएगा, जिसका नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। पहले सब हेडिंग का नाम बताया मैंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने किया एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, जिसमें मैंने आपको टोटल 5 आइटम्स बताई। पहला था इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ, दूसरा था लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, तीसरा था डेप्रिसिएशन, चौथा था आपका एनी फिक्टिशियस एसेट रिटर्न ऑफ एंड ऑल, और पांचवा आपका उसमें था क्या,
एनी इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एंड डिबेंचर। तो वो 5 चीजें हमने उसमें ऐड की थी। तो हमारे पास में सेकंड हेडिंग आया जिसका नाम था ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था तो हमने वर्किंग कैपिटल के 2 कंपोनेंट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए एडजस्टमेंट करने का सोचा। तो करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के लिए हमारे पास में हमने क्या कॉन्सेप्ट लिया, जिस भी करंट एसेट की वजह से कैश इनफ्लो हो रहा था तो उसको ऐड कर दिया, और जिस भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी की वजह से आउटफ्लो हो रहा था तो उसको लेस कर दिया। उसके बाद में हमारे पास में सब हेडिंग नंबर 3 आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ एक इंपॉर्टेंट आइटम आपको ध्यान रखनी है, दैट इज इनकम टैक्स पेड, वो आप लेस कर दीजिए। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन में से इनकम टैक्स पेड, ये एक आइटम आप लेस कर दो तो आपके पास में आ जाएगा सब हेडिंग नंबर 4 जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो मैंने आपको बताया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में टोटल 4 सब हेडिंग्स हैं। पहले का नाम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दूसरे का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तीसरे का नाम है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, और चौथा आपका आइटम है उसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि जो मेन हेडिंग था वही यहाँ पे हो गया आपका। और थर्ड नंबर से फोर्थ नंबर पे आने के लिए हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, क्या, इनकम टैक्स पेड। हमने जो टैक्स पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे लेस करना है। मैंने इनकम टैक्स आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, पर किस नाम से बताया था, प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से बताया था। प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स को हमने वर्किंग नोट में ऐड किया था, और वहां पे मैंने बोला था टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक प्रोविजन फॉर टैक्स होता है, एक टैक्स पेड होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स को आपने वहां पे वर्किंग नोट में ऐड किया था, और टैक्स पेड को आप यहाँ पे लेस कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट कर रहे हो तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो लेस करेंगे, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रखा है अगर कोई टैक्स का रिफंड हो तो रिफंड का मतलब आ रहा है तो ऐड हो जाएगा। भाई टैक्स पेमेंट कर रहे हो तो लेस कर रहे हो, तो अगर टैक्स का रिफंड मिल रहा होगा तो ऐड हो जाएगा, सिंपल लॉजिक है, उसमें कुछ समझाने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसमें टोटल 4 हेडिंग्स हैं। पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फोर्थ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को मैंने कंप्लीटली आपको एक्सप्लेन कर दिया। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की तरफ बढ़ता हूं। सो लेट अस मूव विद द, मैंने आपको बताया था टोटल 4 हेडिंग्स हैं आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट में। सबसे पहले का नाम है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड का नाम है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड का नाम है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फोर्थ का नाम है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फर्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को। अब हम आते हैं अपने सेकंड मेन हेडिंग पे जिसका नाम है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग के लिए आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको अपने माइंड में सिर्फ 2 चीजों पे कॉन्सेंट्रेट करो। यहां पे मैं बता रहा हूं मेनली सिर्फ 2 चीजों पे आप कॉन्सेंट्रेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। पहले का नाम है फिक्स एसेट, ठीक है, और दूसरे का नाम है इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ पे इतनी सारी जो चीजें लिखी हुई हैं उनको मत देखो, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उस पर आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो। आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ 2 चीजें ध्यान रख लेना, पहले का नाम है फिक्स एसेट, दूसरे का नाम है इन्वेस्टमेंट। अब देखिए फिक्स एसेट जो होते हैं ऑब्वियसली आप उनको सेल भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो। तो फिक्स एसेट के 2 पार्ट्स कर देना, सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट। और इन्वेस्टमेंट के लिए भी सेम बात होती है, इन्वेस्टमेंट आप सेल भी कर सकते हो और सॉरी, और इन्वेस्टमेंट आप परचेज भी कर सकते हो। तो फिर से इन्वेस्टमेंट के आप 2 पार्ट्स कर देना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। कौन सी चीज ऐड करनी है, कौन सी लेस करनी है, वो अभी 2 मिनट बाद हम समझेंगे। अभी आपको मैंने क्या बताया कि आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में 2 चीजें ध्यान रखनी है, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, बस और कुछ नहीं देखना है। तो 2 आइटम तो याद रख ही सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, एसेट पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, और फिक्स एसेट, सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट 2 पार्ट कर देना, फिर इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट कर देना, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब ये बताइए, अगर आप फिक्स एसेट सेल करते हो तो पैसा आता है या जाता है, सीधी सी बात है, फिक्स एसेट सेल करोगे तो इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो सेल ऑफ फिक्स एसेट को आप क्या करेंगे, आप सेल ऑफ फिक्स एसेट को ऐड करेंगे। तो ये यहाँ पे सबसे पहला आइटम लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में अगर आप परचेज ऑफ फिक्स एसेट करते हो तो क्या होता है, पैसा आता है या जाता है, ऑब्वियसली परचेज ऑफ फिक्स एसेट होगा तो वो आउटफ्लो ऑफ कैश होगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ फिक्स एसेट को क्या कर दिया, माइनस कर रखा है, लेस कर रखा है, ठीक है। तो ये आप माइनस कर देंगे। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट की बात करो, अगर आप सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट करते हो तो क्या होगा, इन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इसको आप क्या कर देंगे, इसको आप ऐड कर देंगे। इसके बाद में अगर आप इन्वेस्टमेंट परचेज करते हो तो ऑब्वियसली कुछ भी परचेज करोगे तो पैसा जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो क्या कर देंगे आप,
लेस कर देंगे। जो लेस वाली चीजें वो ब्रैकेट में दिखा रखी है आपको, ठीक है। तो 4 चीजें मैंने आपको बता दी। पहला फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, और फिक्स एसेट का सेल परचेज एंड इन्वेस्टमेंट का सेल परचेज। सिर्फ 2 चीजें आप और याद रख लेना, जिसका नाम है इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट एंड रिसीव्ड, देखिए ये लिखा हुआ इंटरेस्ट रिसीव्ड, और डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ लिखा है? सर उसी के साथ है। अच्छा, इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ये आप इसमें और ले लेना, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड कब होगा? जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे हैं, जैसे किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं तो आपको डिविडेंड रिसीव होगा, किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद रखे हैं तो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो इंटरेस्ट और डिविडेंड कब रिसीव होगा? जब आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखे हैं। तो अगर मैंने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिया था, अभी अभी मैंने लिया था ना ये परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे हमने लेस किया था। अगर आपने परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिया है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही आना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड को भी आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले लेना। और ऑब्वियसली रिसीव्ड है तो क्या होगा? रिसीव्ड है तो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसके अलावा इनफ्लो, एक चीज आप यस और ले सर। लेना, एक आइटम और ले लेना, रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड क्यों लिया? क्योंकि आपने परचेज ऑफ फिक्स एसेट यानी परचेज ऑफ लैंड, लैंड फिक्स एसेट में तो आता है, लैंड या बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग भी फिक्स एसेट में आता है। तो आपने परचेज ऑफ फिक्स एसेट कहां पे लिया? आपने परचेज ऑफ फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में ही लिया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिया है। तो जब आपने लैंड और बिल्डिंग को फिक्स एसेट में लिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिया है, अगर वही लैंड और बिल्डिंग आप किसी को रेंट पे दे देते हो और उससे जो आपको रेंट रिसीव होगा वो भी आपको फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेना चाहिए, ठीक है। तो हमने रेंट रिसीव भी आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले लेना, जो कि ऑब्वियसली रिसीव हो रहा है तो क्या होगा? प्लस होगा। यहां तक क्लियर है? और सिर्फ एक लास्ट आइटम और, ठीक है, मैं एक एक करके जोड़ता जा रहा हूं तो आप सोच रहे होंगे सर इतनी सारी चीजें जोड़ दी, लेकिन नहीं, बस एक लास्ट आइटम और, दैट इज इंटेंजिबल एसेट का पेमेंट अगर आपने किया है, परचेज ऑफ गुडविल अगर आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपके गुडविल दे रखी है 10,000 रुपीज की, और करंट ईयर में आपकी गुडविल हो गई 12,000 रुपीज की। अगर आपकी प्रीवियस ईयर में गुडविल 10,000 की थी और करंट ईयर में आपकी गुडविल 8,000 हो गई, यानी कि कम हो गई, इसका मतलब क्या है? गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर प्रीवियस ईयर में 10,000 की गुडविल है और करंट ईयर में आपकी गुडविल आपकी कम हो गई, इसका मतलब गुडविल रिटर्न ऑफ। और रिटर्न ऑफ गुडविल या इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कहां पर? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। लेकिन अगर आपकी गुडविल 10,000 से 12,000 हो गई, इंक्रीज इन गुडविल हो गया, तो इंक्रीज इन गुडविल कब होगा? जब आपने गुडविल को परचेज किया होगा, और परचेज किया यानी कि ऑब्वियसली आउटफ्लो ऑफ कैश। तो परचेज ऑफ गुडविल, चाहे आप टेंजिबल एसेट परचेज करो या इंटेंजिबल एसेट परचेज करो, लेकिन आपने क्योंकि एसेट परचेज किया है तो परचेज ऑफ एसेट को आपको यहाँ पे लेस करना है। तो ये आइटम और मैंने आपको बताया कि अगर कोई इंक्रीज इन गुडविल है तो उसको आप परचेज ऑफ गुडविल मानते हुए यहाँ पे और इंक्लूड कर देना, यानी कि लेस कर लेना। और फाइनली आपके पास में ये सारे एड लेस करने के बाद में जो हेडिंग आएगा उसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। खत्म, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। दोबारा से एक बार रिकॉल दे रहा हूं, दैट इज आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स एसेट का सेल एंड परचेज, इन्वेस्टमेंट का सेल एंड परचेज। सेल है तो ऐड होगा, परचेज हो तो लेस होगा, ठीक है। इसके बाद में 2 चीजें आपको और याद रख लेना, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे रिसीव होता है? इन्वेस्टमेंट पे। डिविडेंड किस पे रिसीव होता है? इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट को अगर मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिया है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। और रेंट रिसीव्ड भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले लेना, क्यों? क्योंकि रेंट किस पे रिसीव होता है? रेंट रिसीव्ड होता है लैंड एंड बिल्डिंग पे। लैंड एंड बिल्डिंग को अगर मैंने इन्वेस्टिंग में लिया है तो रेंट रिसीव्ड भी हमें इन्वेस्टिंग में ही लेना है, ठीक है। और एक लास्ट आइटम, दैट इज एनी इंक्रीज इन गुडविल अगर कोई है, अगर डिक्रीज इन गुडविल है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाके ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर इंक्रीज इन गुडविल है तो उसको आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लेस कर देना, ठीक है। अब जल्दी से मैं बढ़ता हूं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ, जो कि अपना मेन थर्ड आइटम है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी आपको मेनली सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है माइंड पे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मेनली आपको 2 चीजें याद रखनी है, पहले का नाम है शेयर्स और दूसरे का नाम है डिबेंचर्स, ठीक है। शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो कि फाइनेंसिंग, जो कि आपकी बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पार्ट बनता है। तो शेयर्स और डिबेंचर्स, ये सिर्फ 2 चीजें आप याद रख लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए। यहाँ पे इतनी सारी जो चीजें लिखी हुई हैं उनको देख के कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ शेयर्स और डिबेंचर्स को अपने माइंड में याद रखो। अब देखिए शेयर्स का सेल भी हो सकता है, सॉरी शेयर्स का इशू भी हो सकता है, और प्रेफरेंस शेयर्स है तो रिडेम्पशन भी हो सकता है। डिबेंचर्स का इशू भी हो सकता है और डिबेंचर्स का रिडीम्पशन भी हो सकता है। इसलिए इशू ऑफ शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स,
इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये दो कैटेगरीज और हो जाएंगी, तो टोटल 4 आइटम हो गए। अब जब आप इशू करते हो शेयर्स को, तो इतना तो आपको पता है, शेयर्स इशू करोगे तो कैश आएगा या जाएगा? कैश आएगा। कैश आएगा तो क्या करोगे? ऐड करोगे। तो देखिए लिखा हुआ है प्रोसीड फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, और क्या करेंगे हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करने से कैश आता है। इसी के साथ में अगर आपने रिडेम्पशन किया है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन किया है, अगर आपने डिबेंचर्स का रिडेम्पशन किया है, तो क्या होगा? पैसा जाएगा। जाएगा तो आप उसको लेस करेंगे। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपको लेस करना है। ठीक है। एक आइटम मैंने आपको, देखिए अगर आपने डिबेंचर लिया है, तो डिबेंचर लिया है तो बैंक लोन को भी तो ले लो, क्योंकि बैंक लोन भी तो आपका फाइनेंसिंग का पार्ट हो जाता है। तो डिबेंचर लिया है तो बैंक लोन और डिबेंचर तो एक से ही होते हैं। तो अगर आपने किसी बैंक से लोन एक्वायर किया है, तो लोन एक्वायर करोगे तो पैसा आएगा, तो आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। और वही लोन अगर आपने रीपेमेंट किया है, तो रीपेमेंट किया है तो पैसा जाएगा, तो आप उसको लेस कर दोगे। तो ये आप इसका और इसमें ले लीजिए। ठीक है। अब देखिए अगर आपने शेयर्स इशू कर रखे हैं, दो चीजें आपको और ध्यान रखनी है, क्या? जिसका नाम है डिविडेंड पेड एंड इंटरेस्ट पेड। क्यों? क्योंकि इसमें क्यों ले रहे हैं हम इसको? क्योंकि डिविडेंड कब पे करते हैं? अगर हमने शेयर्स इशू कर रखे हैं तो हम डिविडेंड का पेमेंट करते हैं, अगर हमने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं तो हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं। तो अगर मैंने शेयर्स और डिबेंचर्स को फाइनेंसिंग में लिया है, तो इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड को भी मुझे फाइनेंसिंग में ही लेना है। और ऑब्वियसली क्योंकि ये पेमेंट है तो इसलिए ये लेस होगा। साफ साफ लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड लोन, ये आपका लेस हो जाएगा। और डिविडेंड का जो पेमेंट है, चाहे वो फाइनल डिविडेंड का पेमेंट हो या इंटरिम डिविडेंड का पेमेंट हो, वो भी आपका लेस हो जाएगा, क्योंकि डिविडेंड किस में पे करते हैं? जब अपने शेयर्स होते हैं तो वो डिविडेंड पेमेंट करते हैं, तो वो भी आपका लेस हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। अब इसमें आपको एक लास्ट आइटम और ध्यान रखने लिए अपने माइंड में, वैसे तो क्लियर कंप्लीट हो गया है, वो ये है कि अगर कोई शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, तो शेयर्स आपने यहाँ पे लिए थे, तो शेयर्स इशू एक्सपेंसेस को भी यहाँ पे ले लेना। फिर से बता रहा हूँ, ये कंप्लीट हो गया, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा फाइनली, ये सारे एडलेस करने के बाद में। फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहला आपका क्या? शेयर्स एंड डिबेंचर्स, शेयर्स का इशू एंड रिडेम्पशन, डिबेंचर्स का इशू एंड रिडेम्पशन। इसके बाद में बैंक लोन, बैंक लोन या तो रिसीव किया है या फिर रीपेमेंट किया है। फिर इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड, वो भी इसमें ले लेना है। ठीक है। बस ये चीजें आपको जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी के माइंड में हो तो पूछ सकते हैं। ये जो क्लियर है सर। स्टार्ट हो जाता है ना ऊपर टाइमिंग का, ये इतना रियली में इरिटेट करता है। और लास्ट अब आपके पास में आ जाता है फाइनलाइजेशन पॉइंट पे मैं आ रहा हूं स्टूडेंट्स। ठीक है। चलिए देखिए, तो मैंने आपको बताया था कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपके पास में टोटल 4 हेडिंग्स आपको याद रखनी है। सबसे पहला ऑपरेटिंग, दूसरा इन्वेस्टिंग, तीसरा फाइनेंसिंग, मैंने और चौथा आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने आपको बता दिए 3, तो ऑपरेटिंग आपने समझ लिया, इन्वेस्टिंग समझ लिया, फाइनेंसिंग समझ लिया। अब आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए किस पे? लास्ट आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाले पे, फोर्थ जो मेन हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग के जो फिगर्स आपने कैलकुलेट किए थे उनको आपस में ऐड कर देना है। और उनको ऐड करने के बाद में या तो आपके पास में जो फिगर आएगा वो पॉजिटिव आएगा या फिर वो फिगर नेगेटिव आएगा। अगर वो फिगर पॉजिटिव आता है तो आप लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है। और अगर वो जो फिगर आया वो नेगेटिव आ गया तो आप लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिंपल सा लॉजिक है। अगर पॉजिटिव फिगर आता है तो इंक्रीज, अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके अंदर आपको ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऐड कर देने हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड कर देने हैं। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन सी चीजें ले रखी हैं जो मैंने आपको पहले ही लिखा दी थी नोट्स के टाइम पे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आपको लेना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटीज तीनों एक ही चीज का नाम है, अलग अलग नाम दे रखे हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। ओपनिंग वाले का मतलब क्या है? जो प्रीवियस ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देने हैं, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वगैरह ले लेंगे आप। और जब आप ये चीज यहाँ पे ऐड करते हो, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, फाइनलाइजेशन हो रहा है, स्टेटमेंट कंप्लीट होने जा रहा है पूरी तरह से। ठीक है। आपका यहाँ पे ये जो फिगर आया था ये कैसे आया था? आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो कैलकुलेट किए थे ऊपर 3 हेडिंग्स में, उनको आपस में ऐड कर दिया। तो ऐड किया तो यहाँ पे आपके पास एक फिगर आ गया जो अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, और जो अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ना। फोर्थ हेडिंग मैंने आपको बता दिया था, फोर्थ हेडिंग का नाम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। वो इंक्रीज कब होगा? अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज है, और अगर नेगेटिव है तो डिक्रीज है। तो वो यहाँ पे आ गया। उसमें आप ऐड करोगे, क्या ऐड करोगे? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कहां पे से मिलेगा ये अमाउंट आपको? आपको जो बैलेंस शीट दे रखी है
वो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दो की बैलेंस शीट दे रखी है, तो जो प्रीवियस ईयर के कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आपको इसमें ऐड कर देना है। और कैश इक्विवेलेंट में आपको याद रखना है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज आपको ऐड कर देनी है। ये दोनों को आपस में ऐड करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे जो अमाउंट आता है, ध्यान से सुनना और समझना इसको आप, यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट आता है, ये जो डबल लाइन करके यहाँ पे दे रखा है, ये अमाउंट आपका अगर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आ जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो यहाँ पे 1 + 2 + 3 किया था स्टूडेंट्स, यानी कि ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग आपने जो किया था, ठीक है, उससे आपका आया था इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, उसमें आपने ऐड किया ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। और ये करने के बाद में यहाँ पे जो आपके पास में अमाउंट आ रहा है, ठीक है, ये अमाउंट आपके अगर जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है उसकी इक्वल आ जाता है, इसका मतलब आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है और कंप्लीट हो चुका है। किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए रिगार्डिंग द फॉर्मेट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में टोटल 4 हेडिंग्स, सबसे पहला ऑपरेटिंग, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंसिंग एंड फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मेनली 4 सब हेडिंग्स, सबसे पहला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसके लिए एक वर्किंग नोट बनाएंगे। उसके बाद में आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिस पे आने के लिए हमने 5 आइटम्स को ऐड किया था। और फिर करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज का एडजस्टमेंट करके हमारे पास आया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से टैक्स पेड लेस किया तो हमारे पास आ गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट, हमारे पास में आ गया था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सेकंड आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मेनली 2 चीजों पर कॉन्सेंट्रेट करना है, फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट पे, और फिर उनका सेल परचेज देख लेना और इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड भी उसी में ले लेना। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में मेनली कॉन्सेंट्रेट करना है शेयर्स एंड डिवेंचर्स पे और उनका इशू एंड रिडेम्पशन दोनों ले लेना है, और इंटरेस्ट पेड एंड डिविडेंड पेड भी उसमें ले लेना है। उसके बाद में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, इन तीनों को आपस में ऐड करते हैं तो आपके पास में आ जाता है 4th हेडिंग, दैट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये जो आपके पास में आया, इसमें आप जब ओपनिंग वाला आइटम ऐड कर दोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप ऐड कर देना इसमें, और ये ओपनिंग वाला ऐड करने के बाद में जो आपके पास अमाउंट आता है वो अगर आपके बैलेंस शीट में दिए हुए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्वल आया है, इसका मतलब आपका स्टेटमेंट पूरी तरह से कंप्लीटली सही है, कोई गलती उसमें नहीं है। तो उम्मीद करता हूं पूरी तरह से आपको समझ में आया होगा सब चीज अच्छी तरह से। और फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तब भी पूछ सकते हैं, है ना।